चलिए लिखिए, टॉपिक आज का लिखिए, इसको स्टॉप कीजिए अभी, अगला टॉपिक लिखिए। संवेग संरक्षण के नियम की सहायता से न्यूटन का तृतीय नियम निगमित कीजिए। संवेग संरक्षण की सहायता से न्यूटन का तृतीय नियम निगमित कीजिए। ठीक है जी, क्लियर है बेटा? आइए देखिए, संवेग संरक्षण के नियम की सहायता से न्यूटन का तृतीय नियम बनाना है हमको, है ना। मतलब हमारे पास में क्या है, संवेग संरक्षण का नियम है और हमें बनाना क्या है, न्यूटन का तृतीय नियम। मान लो आपके पास, इधर ध्यान दीजिए, तो आपके पास कोई निकाय है, इसके अंदर दो द्रव्यमान है, एक द्रव्यमान है m1 और एक द्रव्यमान है m2। दोनों के पास, जैसे कल मैंने उदाहरण के लिए बताया था, कुछ ना कुछ दोनों के पास दोस्तों के पास पैसा था। मान लो शुरुआत में इसके पास कितना है पैसा, P1, और इसके पास कितना पैसा है, मतलब पैसे की भाषा यहाँ संवेग है, मतलब प्रारंभिक अवस्था में निकाय का जो कुल संवेग है वो कितना है भैया, P1 प्लस P2। अब कुछ हलचल हुई, दोनों हिले डुले, बम पटाखा फूटा, मगर बाह्य कोई बल नहीं लगा, ये इसको जाके टकरा गया, उसने भी इसको जाके टकरा दिया, कुछ हुआ, टकराने के बाद निकाय अपनी द्वितीय अवस्था में पहुंच गया। द्रव्यमान पहले का m1, दूसरे का कितना m2, और इसका संवेग P1 डैश और इसका कितना P2 डैश। और आपको पता है कि इन दोनों के अलग अलग संवेग बदल जाएंगे, जैसे कल आपके अलग अलग पैसे बदल रहे थे, है ना, याद है ना, मगर टोटल पैसा वही रहेगा। अब जो निकाय का कुल संवेग आएगा P फाइनल, ये क्या था, P इनिशियल क्या था ये, अब P फाइनल इसका नया वाला संवेग हो गया P1 डैश प्लस कितना, और कल मैंने बताया था कि प्रारंभिक हो या अंतिम हो, संवेग हमेशा बराबर रहेगा निकाय का। यानी संवेग संरक्षण के नियम से P इनिशियल बराबर कितना, P फाइनल, यानी P1 प्लस P2 बराबर P1 डैश प्लस P2 डैश। टोटल रुपए वही थे, 200 रुपये ही है, पहले 100 थे, अब एक के पास 10 है, दूसरे के पास क्या है 190, मगर टोटल तो 200 ही हुए ना। निकाय का कुल संवेग संरक्षित है, मतलब निकाय का टोटल संवेग परिवर्तित नहीं होगा। अब आ जाइए भाई, तो ये संवेग संरक्षण का नियम है। अब संवेग संरक्षण के नियम से हमको पता है कि P1 प्लस P2 कुल संवेग बराबर क्या है, नियतांक। कुल संवेग बराबर क्या है, नियतांक। P1 प्लस P2 कुल संवेग बराबर नियतांक। तो इसका परिवर्तन प्लस इसका परिवर्तन, क्या लगाया, डेल लगाया दोनों के ऊपर, क्या लगाया, अलग से लगा देता हूँ, एक लाइन और बना देता हूँ तो आपको अच्छा समझ में आएगा। परिवर्तन नापूंगा P1 प्लस P2 का परिवर्तन, कुल परिवर्तन, तो कुल नियतांक तो कांस्टेंट है ना, तो उसमें कोई परिवर्तन होगा नहीं, होगा नहीं, मतलब डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2, डेल को तोड़ दिया मैंने, इसका प्लस इसका, हाँ इन दोनों का बदलेगा, मगर ऐसा बदलेगा कि दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे, 0। कल बताया था ना, बम फूटा तो एक +6 एक गया -6, तो दोनों जुड़ करके कितने हो जाएंगे, 0। मतलब कुल परिवर्तन नहीं होगा, आपस में होगा। तुम्हारे पास 10 रुपये आ गया, तुम्हारे पास 190 आ गया, हाँ या ना, आपस में होगा परिवर्तन, मगर निकाय का कुल परिवर्तन कितना होगा, 0 है कि नहीं है। तो भैया डेल्टा P2 इधर चला गया, बोलो हाँ या ना। ये क्या है, P1 के संवेग में परिवर्तन, P1 डेल्टा P1 मतलब संवेग में परिवर्तन किसका, m1 के, क्योंकि बॉडी का संवेग बदला है, m1 का संवेग कहलाएगा डेल्टा P1, परिवर्तन जो होगा m1 के संवेग में परिवर्तन क्या कहलाएगा, डेल्टा P1, और m2 के संवेग में परिवर्तन क्या कहलाएगा, कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, पूछना पड़ेगा भाई साहब आपको। m1 के संवेग में परिवर्तन हुआ है P1 से लेके P1 डैश, हाँ या ना, m1 के संवेग में परिवर्तन हुआ है P1 से लेके, और m2 के संवेग में परिवर्तन हुआ है P2 से लेके P2 डैश। तो m1 के संवेग में परिवर्तन कहला गया डेल्टा P1, और m2 के संवेग में परिवर्तन कहला गया डेल्टा P2, हाँ या ना। इस संवेग परिवर्तित होने में थोड़ा समय लगा कि नहीं लगा, लगा होगा, टक्कर हुई होगी,
तो वो टक्कर का समय कितना है, डेल्टा टी कितना है, दोनों तरफ डेल्टा टी का भाग दे दो, दोनों तरफ कुछ भी करने से कोई फर्क पड़ता, डेल्टा टी का भाग दे दिया, क्या बन गया ये, संवेग में परिवर्तन की दर। क्या बन गया, किस पर, बॉडी 1 के कि बॉडी 2 के, बॉडी 1 पे। तो भैया बॉडी 1 का संवेग परिवर्तित हुआ है तो कौन ने किया होगा, 2 ने। तो संवेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, बाह्य बल। क्या बोलते हैं, बाह्य बल। किसका बाह्य बल, किस पर, 1 पर। कौन की वजह से, 2 की वजह से। 1 पर लगने वाला बल किसकी वजह से, 2 की वजह से। और यह है बॉडी 2 के संवेग में परिवर्तन की दर, बॉडी 2 के संवेग में परिवर्तन की दर क्या बनेगा, F21। क्या कहलाएगा, बोलो आया समझ में। और यही क्या है, न्यूटन का तृतीय नियम है कि नहीं है, F21 बराबर F12 है कि नहीं है। तो नोट कर लीजिए ये क्या था, ये था न्यूटन के तृतीय नियम का निगमन किसकी सहायता से, संवेग संरक्षण के नियम से। नोट कर लीजिए अच्छे से, संवेग संरक्षण के नियम से न्यूटन के तृतीय नियम का निगमन। अगला टॉपिक डालिए, घर्षण। घर्षण घर्षण का मतलब होता है घिसना। हम जब रोड पे चलते हैं, सड़क पे चलते हैं तो हमारी चप्पलें घिस जाती हैं, है या ना, तो ये घर्षण है। और जब भी घर्षण होता है तो आपकी गति की विपरीत दिशा में एक बल लगता है। क्या लगता है, एक बल। विपरीत दिशा में क्या लगता है, एक बल। इसका एग्जाम्पल है कि जब आप कभी चलते हैं और आपके पैरों के नीचे कोई पॉलीथीन या कोई पत्तल वगैरह आ जाती है तो आप चलते हैं तो वो पीछे की तरफ उड़ जाती है, सरक जाती है, हाँ या ना, क्लियर। तो घर्षण एक प्रकार का बल होता है और अगर घर्षण नहीं मिलेगा आपको तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर घर्षण बल नहीं मिलेगा, घर्षण प्रॉपर आपको नहीं मिलेगा तो आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि घर्षण जो होता है वो प्रतिक्रिया बल के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रतिक्रिया बल के लिए क्या है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। घर्षण बल प्रतिक्रिया बल के लिए बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा जब कोई गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है तो उसका चक्का लगातार सरपट वहीं पर घूम रहा होता है, हाँ या ना, और उसे घर्षण न मिल पाने से वो चक्का आगे नहीं बढ़ पाता है, यस और नो। ट्रक वगैरह फंसे देखे होंगे आपने, ट्रैक्टर तो बहुत फंसता रहता है, तो देखे होंगे चक्का घुमा रहा है फिर भी घूम रहा है चक्का और ट्रैक्टर एक कदम आगे नहीं बढ़ रहा है। बोलो आया समझ में ना। इसीलिए घर्षण बढ़ाने के लिए ट्रैक्टर का काम खेत वगैरह में होता है, इसलिए आपने देखा होगा घर्षण भरपूर मिले इसलिए ट्रैक्टर का जो पिछला पहिया होता है, समझ गए ना, वो बहुत उसमें बड़े बड़े कट्स बनाए जाते हैं, देखे हैं ना जी, बहुत बड़े बड़े कट हुआ करते हैं जिससे घर्षण मिले। और हमारी भी जो गाड़ियों के पहिए होते हैं उनमें होल्स बनाए जाते हैं जिससे घर्षण मिले, ठीक है ना। और जब टायर चिकना हो जाता है तो स्लिप होना शुरू हो जाता है, क्यों जी, टायर चिकना हो जाता है तो स्लिप होना शुरू हो जाता है, तो बेहतर होता है कि उसको बदलवा लिया जाए। चिकने टायर का यूज करने से अच्छा है जिससे कि वो फिसले ना, जिससे वो फिसले ना, ठीक है ना। तो घर्षण आपको फिसलन से बचाने के लिए होता है। आपको जहाँ पर घर्षण नहीं मिलता है प्रॉपर वहीं पर आप फिसलते हैं, समझ में आ गया जी। तो घर्षण बल कहाँ लगता है, गति की विपरीत दिशा में, गति की विपरीत दिशा में। आप गति आगे करेंगे, मोबाइल को उल्टा रख करके आप अगर आगे की तरफ उसकी स्क्रीन किसी ज़मीन में रख दें तो स्क्रैचेस पीछे आएंगे, हाँ या ना। मतलब गति तो हुई है आगे मगर घर्षण बल का प्रभाव कहाँ दिखा है, पीछे। तो घर्षण बल हमेशा गति की विपरीत दिशा में लगता है। तो अब देखते हैं कि घर्षण क्या है। लिखिए, घर्षण किसे कहते हैं। पहला प्रश्न, घर्षण किसे कहते हैं। घर्षण तो घिसना होता है, घर्षण बल किसे कहते हैं, घर्षण बल किसे कहते हैं। घर्षण तो एक क्रिया है, भौतिक क्रिया है। घर्षण बल,
घर्षण बल। लिखिए, परस्पर संपर्क में दो पृष्ठों के मध्य में लगने वाला बल परस्पर संपर्क में रखे हुए दो पृष्ठों के मध्य में लगने वाला बल दो पृष्ठों के मध्य में लगने वाला बल जो संपर्क पृष्ठ के स्पर्श तलीय लगता है, जो संपर्क पृष्ठ के स्पर्श तलीय लगता है और सापेक्षिक गति का विरोध करता है, और सापेक्षिक गति का विरोध करता है, घर्षण बल कहलाता है। देखिए, और सापेक्षिक गति का विरोध करता है, घर्षण बल कहलाता है। ये एक सतह है, इसके ऊपर दूसरा सतह रखा हुआ है। जब आप एक सतह के ऊपर दूसरी सतह रखते हैं तो उनके अणुओं के मध्य में कुछ इस तरीके से सामंजस्य बन जाता है कि वो एक दूसरे को एडजस्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एडजस्ट। क्या कर लेते हैं? एडजस्ट कर लेते हैं। एक सामंजस्य बन जाता है, और वो सामंजस्य बना के एडजस्ट कहते हैं, इसको बोलते हैं इंटरलॉकिंग। क्या बोलते हैं? जैसे आप अपने हाथ को ये करें तो आपने हाथ को इंटरलॉक कर लिया है, तो ऐसे ही दो सतहों के मध्य में आप कहीं भी रखेंगे, अणु थोड़ा सा हिल डुल करके अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? एडजस्ट कर लेंगे। अब इस इंटरलॉकिंग को तोड़ने के लिए आप बल लगाते हैं। इस इंटरलॉक को तोड़ने के लिए क्या लगाते हैं आप? मगर ये इंटरलॉक अपने आप को तोड़ने देना नहीं चाहता है, तो ये आपकी गति की विपरीत दिशा में बल लगता है और दोनों पर इसका असर होता है। समझ में आया? दोनों पर इसका असर होगा। समझे? ये कांटेक्ट सरफेस है जहां पर हो रहा है स्पर्श तल, क्या बोलते हैं इसको, तो दोनों पे इसका असर होगा, और जो बल लगेगा पीछे की दिशा में ये कहलाएगा घर्षण बल। समझ में आया कि नहीं आया? ये कहलाएगा घर्षण बल। ये निर्भर करता है कि स्पर्श सतह की प्रकृति कैसी है। अगर स्पर्श सतह चिकनी है तो घर्षण बल कम लगेगा, अगर स्पर्शीय सतह खुरदुरी है तो घर्षण बल ज़्यादा लगेगा। आई बात समझ में ना? अलग अलग स्पर्श सतह होती हैं तो घर्षण बल भी क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक ना? विद्यालय में अलग अलग तरीके की फ्लोर हैं। इस समय बारिश हो रही है, आप जब जहाँ चलते हैं तो अलग अलग तरीके से चलते हैं। जब आप मैदान में देखते हैं कुछ एरिया जहाँ पर रेत फैली हुई है तो वहाँ आपको बड़ी सावधानी से चलना होता है। समझ गए ना? क्योंकि वहाँ की सतह क्या है? चिकनी है। क्या है? आपको घर्षण बल नहीं मिलेगा और आप फिसल के गिर जाएंगे। परंतु जहाँ पर खुली सतह है या सीमेंटेड एरिया है, खुरदुरा एरिया है, वहाँ पर आप दौड़ भाग सकते हैं बड़े आराम से। हाँ या ना? लाइब्रेरी वाले उधर पे जाएंगे तो बड़े धीरे से चलना पड़ता है ना? क्योंकि फ्लोरिंग है सीमेंटेड और पानी पड़ा हुआ है, तो वहाँ पर घर्षण क्या है? कम है, तो वहाँ सतह क्या है? चिकनी है। समझ में आया ना? तो घर्षण बल सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है कि सतह की प्रकृति कैसी है। बोलिए बच्चों, आ गया समझ में ना? सतह की प्रकृति कैसी है, सतह की प्रकृति पर भी घर्षण बल निर्भर करता है। ठीक है?
घर्षण के बहुत सारे फायदे हैं। आप कील ठोक पाते हैं, अगर घर्षण ना होता तो कील अंदर रुकती क्या? नहीं। अगर घर्षण ना होता तो कील ठोक पाना मुश्किल था। समझ गए ना? इंटरलॉकिंग हो जाती है, कील ठोकने के बाद क्या हो जाती है? इंटरलॉकिंग। इसलिए फिर निकालने में भी मेहनत करना पड़ता है। ठोकने में तो मेहनत है, उसको फिर निकालने में भी मेहनत है। जो ब्रेक लगते हैं, गाड़ियाँ रुकती हैं, वो टायर और रोड के घर्षण के कारण ही रुकती हैं। अगर यही एकदम चिकने तल पे चल रही होती गाड़ियाँ तो रुक पाती क्या? नहीं रुक पाती। समझ में आया ना? क्लियर हुआ? भोजन का चबाना दांतों और भोजन के मध्य घर्षण की वजह से ही संभव है। समझ में आया? और पैर और ज़मीन में घर्षण होने के कारण ही हम चल पाते हैं। तो घर्षण हमारे बहुत फायदे की चीज़ है। बोलो, आ गया समझ में इतना? अब घर्षण के प्रकार की बात करते हैं बेटा। घर्षण के प्रकार, लिखिए घर्षण के प्रकार। घर्षण के प्रकार। घर्षण 3 प्रकार का होता है बेटा। घर्षण 3 प्रकार का होता है। पहला स्थैतिक घर्षण, पहला स्थैतिक घर्षण, दूसरा गतिक घर्षण, तीसरा सीमांत घर्षण। पहला स्थैतिक घर्षण, दूसरा गतिक घर्षण, तीसरा सीमांत घर्षण। स्थैतिक घर्षण, जब कोई वस्तु रुकी हुई है, ये वस्तु रुकी हुई है, इस पर कितना घर्षण लग रहा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपने इसको चलाने का प्रयास नहीं किया। आपने इसको चलाने का प्रयास नहीं किया। एक सिलेंडर, गैस का सिलेंडर भारी होता है। क्या होता है? भारी। और जो चीज़ जितनी भारी होती है उस पर उतना ज़्यादा घर्षण लगता है। समझ में आया ना? जो चीज़ जितनी भारी होती है उसमें उतना ज़्यादा घर्षण लगता है। आप मेरी इस फर्श पे कुर्सी खींचेंगे, मैं आपको नहीं डांटूंगा। आप सिलेंडर खींच के लेके आएंगे इस फर्श पे तो मैं डांटूंगा कि भाई फर्श निपट जाएगी, क्योंकि फर्श के द्वारा, सिलेंडर के द्वारा दिया गया घर्षण बहुत ज़्यादा है। क्या है? बहुत हैवी है ना। तो भी आएगा किस चीज़ पर घर्षण निर्भर करता है। तो पहले देखिए कि मान लीजिए यहाँ पर ये कोई सिलेंडर है, रखा हुआ है, ये मेरा बल है, बाह्य बल, और ये है घर्षण बल Fr। Fr मतलब इंग्लिश में फ्रिक्शन। कौन सा फोर्स? फ्रिक्शन। मेरा बाह्य बल 0 है, मैंने कुछ नहीं लगाया, तो घर्षण भी कितना है? 0। हाँ या ना? अब जैसे मैंने इस सिलेंडर को आगे की तरफ दबाना शुरू किया, सिलेंडर है, इतना आसान से हिलेगा नहीं। ये टेबल समझ लो, ये मैंने इस टेबल को खींचना शुरू किया। बोलो हाँ। ये खींच नहीं रहा है, मगर मैं तो बल लगा रहा हूँ ना। मतलब कोई है जो मेरे लगाए गए बल के बराबर बल उधर लगा रहा है। मालूम कौन है? घर्षण बल। मैं इधर खींच रहा हूँ, मगर घर्षण कहाँ लग रहा है? वहाँ। वो जो पाए हैं टेबल के, ये टेबल रखा हुआ है, मैं टेबल को खींच रहा हूँ उंगली से पकड़ के यहाँ, और घर्षण कहाँ लग रहा है? उल्टा। हाँ या ना? मैंने कितना लगाया? 4 न्यूटन का। इन लोगों ने भी कितना लगाया मिल करके? 4 न्यूटन का। बोलो हाँ या ना? फिर मैंने बल, और मतलब मेरा 2 न्यूटन तो इनका भी 2 न्यूटन, मेरा 4 न्यूटन तो इनका भी 4 न्यूटन, मेरा 5 न्यूटन तो इनका भी। भैया एक निश्चित समय तक जब तक मैं बल लगाऊंगा, ये घर्षण बढ़ाती जाएगी टेबल या सिलेंडर अपनी तरफ से। हाँ है ना? मैंने खसकाने की कोशिश करी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाँ बिल्कुल। जब मैंने बल बढ़ा दिया अपना 12 के ऊपर, तो इस समय ये बिल्कुल हिलने की स्थिति पे आ चुका है। हाँ या ना? इस समय लगाया गया मेरा जो बल है, उस समय ये सबसे ज़्यादा घर्षण लग रहा होगा। हाँ या ना? क्योंकि मैं बढ़ाता गया, अभी तक तो नहीं चला, बट एक समय आया जो एकदम से ये चलने की स्थिति में है। यस और नो? तो उस समय क्या कहलाएगा? सीमांत घर्षण। क्या कहलाएगा? तो पहला घर्षण देखा आपने, जब तक बॉडी रुकी रही
तब तक है स्थैतिक घर्षण। कौन सा घर्षण है? स्थैतिक घर्षण का ये रूल होता है, आप 5 लगाओगे तो बदले में आपको 5 मिलेगा, 6 लगाओगे तो बदले में आपको 6 मिलेगा, 10 लगाओगे तो 10 मिलेगा। स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान जब तक अधिकतम चला गया, लास्ट लिमिट, क्या कहलाएगा? सीमांत घर्षण। क्या कहलाएगा? जैसे किसी बोरा को खींचते हैं, जब गेहूं का बोरा आता है तो उसको खींचते हैं तो बड़ा जोर लगाते हैं, कहते हैं बिल्कुल ऐसे साउंड निकालते हैं ना, पता चले आजू बाजू वालों को खींच रहे हैं, है ना? है ना? फिर एकदम से बोरा चलने की स्थिति में आ जाता है, हाँ या ना? फिर अपन बोलते हैं क्या, भग 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 हट सामने से। क्यों? नहीं तो फिर से उतनी मेहनत करनी पड़ेगी जीरो से लेके हीरो तक की। बोलो हाँ या ना? तो पहले स्थैतिक अपने आप एडजस्ट होगा, फिर सीमांत पे पहुंचेगा, और सीमांत पर पहुंचने के बाद बॉडी चलने लग जाएगी, तो फ्रिक्शन फिर कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम। मतलब सीमांत की तुलना में थोड़ा सा कम हो जाता है। जैसे वही गाड़ी को जब धक्का मारते हैं अपन, तो जब गाड़ी बिल्कुल चलने वाली होती है उस समय मैक्सिमल, अब एक बार जब चलने लग जाती है तो हाँ हाँ चलो भैया आराम से धक्का दे दो, हाँ है ना? ऐसे जब एक बार सिलेंडर खिसकना शुरू हो गया या कोई बड़ा सा बोरा बोरी खसकना शुरू हो गया, तो फिर आप जब चल गई है तो बड़े आराम से उसको खींच करके ला रहे हो, मतलब घर्षण कम हो गया है। मगर मेहनत कम करनी पड़ी थी जब उसको एक बार स्टार्ट करना था, हाँ या ना? तो यहाँ तक जो घर्षण लगा ये है स्थैतिक। क्या है बेटा? ये है सीमांत। क्या है ये? इसके बाद घर्षण अपने आप कम हो जाता है और फिक्स हो जाता है कि उतना ही लगेगा, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। इसको बोलते हैं गतिक घर्षण। क्या बोलते हैं? समझ में आया? को नहीं बदलेगा, फिक्स घर्षण रहेगा, इसको बोलते हैं क्या? गतिक घर्षण। तो 3 प्रकार के घर्षण हैं, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं घर्षण का ग्राफ, ठीक है ना? घर्षण वक्र। शुरुआत में नहीं, पहले शुरुआत में तो जितना तुमको चाहिए उतना, ये 0 लगाओगे वो 0 लगाएगा, मगर इसको हिलाने के लिए, बिल्कुल जस्ट चलाने के लिए एकदम लास्ट मोमेंट पे बल ज़्यादा आएगा, सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन उसी समय होगा, हाँ या ना? सिलेंडर को खींच रहे हो, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, बढ़ा, अधिकतम कहाँ तक पहुँच गए? 25 न्यूटन तक। कितने तक? वो 25 है सीमांत। 25 क्या है? बस 25 के बाद 26 लगाया, वो चलना शुरू हो गया। तो जैसे तुम अपना बल बढ़ाए तो फिर घर्षण बल घट जाएगा, क्योंकि 25 के बाद घर्षण बल कम हो जाएगा, क्योंकि वो चलना शुरू हो जाएगा। इंटरलॉकिंग टूट चुकी होगी, इंटरलॉकिंग, हाँ या ना? इंटरलॉकिंग टूट चुकी है। जैसे मैंने कहा मेरे इस हाथों को अलग करो, तो तुम्हें ज़्यादा मेहनत कब तक करनी पड़ेगी? जब तक मेरा ये उंगलियां छूट ना जाए। एक बार ये उंगलियां छूट गई फिर इन हाथों को दूर ले जाने में ज़्यादा मेहनत करनी। तो जब तक इंटरलॉकिंग, अब इंटरलॉकिंग तुमने 0 लगाई तो तुमने कितना बल लगाया? 0, तो कोई बल मेरी तरफ से भी नहीं है। अब तुमने मेरे दोनों हाथों को खींचा 1 से, कितने से खींचा तुम? ये और जो प्रेशर पड़ा कि नहीं पड़ा? तो इधर तुमने 1 से खींचा, तो इनके बीच में भी कितना बन गया? 1। तुमने बाद में 2 लगाया तो इनमें कितना बन गया? 2। 3 लगाया, 3 बन गया, हाँ या ना? अब इंटरलॉकिंग धीरे धीरे कमजोर तो हो रही है, मगर इंटरलॉकिंग कमजोर करने के लिए आपको बल बढ़ाना पड़ रहा है, हाँ या ना? एक निश्चित समय तक आपको अधिकतम बल बढ़ाना पड़ेगा। जब वो बल बढ़ जाएगा, बिल्कुल जब बॉडी चलने वाली होगी, है ना, वो बल अधिकतम होगा, फिर दोनों छटक जाएंगे, तो वो अधिकतम घर्षण बल कहलाएगा, सीमांत घर्षण बल। समझ में आया? सीमांत घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण की अधिकतम वैल्यू को मान को सीमांत घर्षण कहते हैं। ठीक है, बना लो डायग्राम। अब इसके बाद लिखिए, बना लिया? 3 प्रकार के घर्षण परिभाषित कर लीजिएगा खुद से। अब इसके बाद लिखिए घर्षण के नियम। घर्षण के नियम क्या है? घर्षण के नियम, पहला नियम लिखिए, घर्षण बल का परिमाण
घर्षण बल का परिमाण संपर्क पृष्ठों की प्रकृति पर, संपर्क यानी जो संपर्क करती हैं पृष्ठें, संपर्क पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है। संपर्क पृष्ठों की प्रकृति, प्रकृति मतलब खुरदुरापन या चिकनापन, संपर्क पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है, खुरदुरेपन या चिकनेपन पर। यह संपर्क पृष्ठों के क्षेत्रफल अथवा उनकी आकृति पर निर्भर नहीं करता। यह संपर्क पृष्ठों के क्षेत्रफल अथवा उनकी आकृति पर निर्भर नहीं करता। ठीक है जी, यह उनकी आकृति पर निर्भर नहीं करता है। तो कैसी आकृति है, कैसा शेप है, इस पर निर्भर नहीं कर रहा है कि आप ईंट को ईंट से रगड़ रहे हैं, एक ईंट आपका चौकोर है, एक त्रिभुजाकार है, इससे कोई मतलब डिपेंड इस चीज पे करेगा कि खुरदुरा कितना है। अगला, घर्षण बल सदैव, घर्षण बल सदैव कहाँ लगता है, पृष्ठों के समानांतर या पृष्ठों के लंबवत, कैसा लगेगा? और क्या यार, स्पर्श तल में लग रहा, मैंने डायग्राम भी तो बनाया था, पृष्ठों के क्या लगेगा, समानांतर। लिखो पृष्ठों के समानांतर, ये जमीन है, ये नीचे जमीन है, तो पृष्ठों के समानांतर ही तो लग रहा है, पृष्ठों के समानांतर तथा गति की दिशा के विपरीत लगता है, तथा गति की दिशा के विपरीत लगता है। ठीक, अगला, दो पृष्ठों के मध्य लगने वाला बल, दो पृष्ठों के मध्य घर्षण बल, दो पृष्ठों के मध्य लगने वाले घर्षण बल का परिमाण परिमाण दो पृष्ठों के मध्य लगने वाले घर्षण बल का परिमाण उनके बीच अभिलंब प्रतिक्रिया बल के अनुक्रमानुपाती होता है। उनके बीच अभिलंब प्रतिक्रिया बल के अनुक्रमानुपाती होता है। देखो भाई, ये आपके पास में अभिलंब प्रतिक्रिया बल मतलब दिया गया तल कितनी प्रतिक्रिया लगा रहा है। ये आपके पास में तल है, ये बॉडी है, एक बॉडी जिसका द्रव्यमान है m। कितना द्रव्यमान है? m। बॉडी नीचे की तरफ भार लगाएगी, वो है क्या? mg। क्या लगाएगी? ये भार किस पर लग रहा है? जमीन पर। किस पर लग रहा है द्रव्यमान m, मगर इसका जो दबाव पड़ रहा है जो जमीन पर लग रहा है, जमीन इसके विरोध में इस बॉडी पर, मैं जैसे मेरा भार किस पर लग रहा है? जमीन पर, सतह पर। तो मेरा जो सतह पर जमीन पर भार है, विरोध में सतह किस पर भार लगाएगी? बल मुझ पर। तो मुझ पर लगाया गया बल जो है वो कहलाता है अभिलंब प्रतिक्रिया बल। क्या कहलाता है? अभिलंब प्रतिक्रिया बल। फिलहाल ये है कि नीचे मेरा mg है, तो बराबर में बदले में भी क्या लगेगा? mg, क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया दोनों बराबर होती हैं, एक्शन बराबर रिएक्शन, हाँ या ना। तो जमीन ने मुझ पर लगाया प्रतिकारी बल, प्रतिक्रिया बल R बराबर mg, और मैंने जमीन पर लगाया कितना? mg, मेरा भार बल। क्या लगाया? भार बल। कैसे आया यदि पूछना चाहते हो तो आप जानते हो F बराबर कितना होता है? ma। तो मेरा द्रव्यमान है m और मैं जमीन पे खड़ा हूं, तो गुरुत्वीय त्वरण क्या लगेगा? g। तो a की जगह g लगेगा, तो इसी को बोलते हैं F बराबर mg, और इसी को बोल दिया गया है भार। क्या बोल दिया गया है?
भार को इंग्लिश में वेट बोलते हैं, इसलिए इसको W से शो किया जाता है कि आपका जो वेट फोर्स आएगा वो आएगा mg न्यूटन, mg न्यूटन। समझ में आया? अब मैं कहूं अभी ये mg है, तो जो घर्षण बल होता है, अब मैं इस बॉडी को खींचूं, इस बॉडी को खींचूं, तो यहां क्या लगेगा? ये मेरा लगाया गया बाह्य बल है। क्या है मेरा बेटा? बाह्य बल। बाह्य को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटर्नल। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल। और ये लगेगा मेरा फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल। तो घर्षण बल किस पे डिपेंड करेगा? आर पे। किस पे डिपेंड करेगा? आर पे। जितनी ज़्यादा प्रतिक्रिया बल होगी उतना ज़्यादा घर्षण होगा, उतना ज़्यादा घर्षण होगा। देख लो कैसे। ये कुर्सी है, ये कुर्सी है, अभी इसको खसका देंगे आराम से, घर्षण कम है, खसक गई, हाँ या ना? अब मैंने इस कुर्सी का भार बढ़ा दिया, इस कुर्सी पे मैं बैठ गया हूँ, बोलिए हाँ, बैठ गया। अब आप इसे खसकाएंगे तो घर्षण बढ़ गया कि घट गया? बढ़ गया। क्या हो गया? बढ़ गया। समझ में आया ना? मैं बैठा हूँ, अगर आप खसकाएंगे तो टाइल्स पे निशान बन जाएंगे, इतना ज़्यादा घर्षण बढ़ चुका है। क्यों बढ़ गया? क्योंकि भार बढ़ने से mg बढ़ गया, क्रिया, और क्रिया बढ़ने से प्रतिक्रिया भी बढ़ गई। बोलिए हाँ या ना? मतलब घर्षण जो होता है वो प्रतिक्रिया बल पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? प्रतिक्रिया बल पर। मतलब मैं क्या लिखूंगा? F फ्रिक्शन फोर्स प्रोपोर्शनल टू कितना? R। फ्रिक्शन फोर्स प्रोपोर्शनल टू R। घर्षण बल प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है, तो Fr फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू कितना? म्यू इंटू R। म्यू इंटू R। समझ में आया? ये म्यू इंटू R, Fr बराबर म्यू इंटू R। ये कहलाता है, म्यू कहलाता है घर्षण गुणांक। क्या कहलाता है? घर्षण गुणांक। ये किसके लिए? सतह के लिए। किसके लिए है? सतह के लिए। आपको जैसा घर्षण इस सतह पे मिलेगा, क्या आपको ऐसा घर्षण रेतीली जमीन पे मिलेगा कि अलग मिलेगा? मतलब हर सतह के लिए घर्षण बल अलग अलग होता है, हाँ या ना? हर सतह के लिए घर्षण बल क्या होता है? तो सतह का योगदान है कि नहीं है? इसलिए सतह के योगदान को दिखाने के लिए हम क्या बोलते हैं? म्यू। क्या बोलते हैं? म्यू। तो म्यू यहाँ पर कहलाता है घर्षण गुणांक। ठीक है, ये लिखिए, Fr बराबर फ्रिक्शन फोर्स बराबर म्यू इंटू R, और म्यू यहाँ पर कहलाता है घर्षण गुणांक, और ये सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, घर्षण गुणांक सतह की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। म्यू यहाँ पर एक नियतांक है जिसे बोलते हैं घर्षण गुणांक। बोलो, आ गया समझ में? नोट कर लीजिए ये म्यू का फॉर्मूला।